Macaphiaja world. केमिकल काइनेटिक्स से बिल्कुल अटैच्ड एक चैप्टर होता है, द चैप्टर इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम सारे कुछ जो कुछ भी हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था वो सब हम लोग यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। इसीलिए मैंने बुकलेट में ही आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री को ऐड करके दे दिया है। तो केमिकल काइनेटिक्स वाली बुकलेट में ही न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी पूरा मटेरियल भी है और उसकी एक्सरसाइजेस भी है। चलिए, सबसे पहले व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद फिनोमिना इन्वॉल्विंग द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स इज नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यहाँ पर हमें न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ स्टडी करना है। न्यूक्लियस के साथ में क्या क्या चीजें हो रही हैं, लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद उसके अंदर कौन से पार्टिकल हैं, और आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या प्रोड्यूस होता है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर स्टडी करना है। और इस न्यूक्लियस की स्टडी की वजह से ही इसको बोला जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है हमारा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना हमें किसने दिया था? हेनरी बैकुरल। इट इज गिवन बाय हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने हमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। बट एक्चुअली वो ये एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था, या कह सकते हो एक्सपेरिमेंटली एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुआ था रेडियो एक्टिविटी। वो किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उनको ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट वहां पर कुछ नए एक्सपीरियंसेस हुए। वो उसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाए थे। बाद में उनके एक्सपीरियंसेस को रदरफोर्ड ने चैनलाइज किया और प्रॉपरली एक एक करके डिफाइन किया। और उसी के बाद अराउंड 1920 के आसपास दो साइंटिस्ट थे। एक तो थी मैडम क्यूरी एंड उनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी। इन दोनों ने भी रेडियो एक्टिविटी पे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की। बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हमें बताया। इन दोनों की जो डेथ भी हुई थी वो इन्हीं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से हुई थी। इन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस चीज के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उन्हें ये बात पता थी, उन दोनों हस्बैंड वाइफ को, कि अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारी हम इसमें नहीं बचेंगे। ये उन्हें पहले से पता था। स्टिल उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ। अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस भी किया, और साथ ही साथ उनको पता था कि अगर हमने ये डिस्कवरी सक्सेसफुली कर ली तो आगे जाके फ्यूचर में ह्यूमन रेस के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको ये पूरा करेगा। तो ये दोनों बहुत ग्रेट पर्सन थे। बाकी सब ने तो डिस्कवरी किया था, बट इन्होंने डिस्कवरी करने के साथ साथ इन्हें पता था कि अगर हम इसमें इन्वॉल्व होंगे तो हमारी जान चली जाएगी, फिर भी इन्होंने ये चीज किया था। ये बहुत ग्रेट लोग थे। तो अगर आप कभी भी रेडियो एक्टिविटी पढ़े तो मैडम क्यूरी एंड उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी के बारे में जरूर पढ़िएगा। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, अगर आपने केमिस्ट्री के साथ आप कंटिन्यू करेंगे या फिर आप न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, सेमीकंडक्टर वगैरह, तो आप जरूर इनके बारे में फ्यूचर में और पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया था। चलिए, तो हमें रेडियो एक्टिविटी जानना है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? एक्चुअली ये दो तरीके का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो होती है जो अपने आप होती है, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आपको अपनी तरफ से कुछ करना नहीं पड़ता। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि हम अपनी तरफ से रेडियो एक्टिविटी को स्टार्ट कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड क्यूरी ने यही चीज हमें बताया था। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी उन्होंने यूज की थी, और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से उन्होंने बहुत यूजफुल एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी, जिनको फ्यूचर में यूज किया जा रहा है फॉर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो बना है ये सब उसी के रिजल्ट से है। चलिए, तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ highly penetrating radiations by heavier elements of periodic table is called natural radioactivity. The phenomena of spontaneous मतलब अपने आप, वहां पर क्या होगा, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस का एमिशन होता है, एंड दिस एमिशन इज कॉल्ड natural radioactivity, and the elements showing this property are called radioactive elements.
ये रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है, इसको आप फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ highly penetrating radiations by heavier elements of periodic table is called natural radioactivity। इसको हमने नेचुरल इसलिए बोला है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, ठीक है। और जब यही प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब ड्राइवन बाय ह्यूमंस होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट इस फिनोमेना में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट इज एसेंशियली अ न्यूक्लियर फिनोमेना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये प्यूरी तरह से एटम के न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पर सब कुछ हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, और एटम्स में न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, शेल, सब शेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स, उनकी स्टडी करते थे। बट यहाँ पर हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, सिर्फ न्यूक्लियस और उसी के रिलेटेड टर्म्स। अब पहली चीज, रेडियो एक्टिव चेंजेस आर स्पॉन्टेनियस। जितने भी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो सब स्पॉन्टेनियस होते हैं, एंड दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये लास्ट में जो लिखा है ना, नेचर ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वहां पर वो ये बताना चाहता है कि रेडियो एक्टिविटी डज नॉट फॉलो व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रेडियो एक्टिविटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, एंड दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो। चलिए, उसके बाद ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन, मतलब जब मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो वो क्या रिलीज करता है, न्यू एलिमेंट फॉर्म करता है, ठीक है, और हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और उन न्यू एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डॉटर एलिमेंट। तो ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी ऑलवेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, पेरेंट एंड डॉटर। पेरेंट एलिमेंट क्या होते हैं, जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, एंड आफ्टर एमिशन ऑफ रेडिएशन वो नए एलिमेंट फॉर्म करते हैं। द न्यू एलिमेंट्स आर कॉल्ड डॉटर एलिमेंट्स। तो और सम टाइम डॉटर एलिमेंट स्टेबल होते हैं, सम टाइम डॉटर एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। तो ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, इसको आप फटाफट जल्दी से कॉपी कर लीजिए। पीरियोडिक टेबल में अगर आपको रेडियो एक्टिविटी को देखना है तो आप सिंपली देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल के जो बिल्कुल बॉटम है, लास्ट वाला जो पीरियड है, ठीक है, वो पूरा पीरियड आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पीरियड होता है। उसके अलावा कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें 6 पीरियड के एलिमेंट भी रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में ऑलमोस्ट सारे एक्टिनाइड्स जो हैं वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको पीरियोडिक टेबल में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए। मोस्टली जितने भी एटॉमिक नंबर 82 या उसके हायर वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। चलिए, अब ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव एमिशंस वहां पर क्या होता है, रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो वो नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस किसने प्रेडिक्ट किया था, रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने हमें नेचर ऑफ रेडिएशंस बताए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये एक कवर्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको इस तरह से कवर किया गया है। फिर यहाँ पर एक निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, निगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर एक सिंपल फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई। फिर इन्होंने वहां पर क्या किया, इसको ऐसे रख दिया। फिर वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब ऑब्जर्वेशन किया तो वहां पर उन्हें 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिले। एक ऑब्जर्वेशन मिला कि सम ऑफ द रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स, some of the rays deflected towards negative plate, or some of the rays deflected passed without deflection straight towards photographic plate। ये 3 तरह के ऑब्जर्वेशन मिले और इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन बताया और वही हमें यहाँ पर यूज करना है। So it was investigated by Rutherford. He applied electric field and magnetic field to the radiations and observed that the rays emitted from the radioactive substance are split into 3 types.
The rays which are attracted towards negative plate of electric field are positively charged and they are known as alpha rays. ये है आपकी alpha rays. The rays which are deflected towards the positive plate are negatively charged are called beta rays. ये वाली आपकी beta rays है. And the third type of rays which are not deflected by any side but move straight are known as gamma rays, जो स्ट्रेट चली गई फोटोग्राफिक प्लेट पे. तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन आप एक बार लिख लीजिए. राइट डाउन. फिर हमें इन तीनों अल्फा बीटा गामा रेस की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है. चलिए, इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है कंपैरिजन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स. चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए. पहले उनके नेचर को कंपेयर किया गया, नेचर एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज. तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड डबल ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. And gamma rays are neutral. This is the first comparison. Second है nature of particles. So alpha particles are doubly ionized helium atoms, or you can say nucleus of helium, or you can say nucleus of helium is known as alpha particle. Beta particles are what? Electron. Gamma particles are इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा था, उसमें सबसे हाईली एनर्जेटिक थी कॉस्मिक रेज. कॉस्मिक रेज के जस्ट बाद नाम था गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल, है ना. और सन की एनर्जी का सोर्स कौन था? सन की एनर्जी का सोर्स यही थे, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, तो गामा रेज इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज. फिर आते हैं मास. तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन, 2He4. तो इसका मास प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन के मास का 4 टाइम्स रहता है. फिर उसके बाद आता है बीटा पार्टिकल. इट्स मास इज इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, ये उसके बराबर होता है. गामा रेज, इनका मास जो होता है वो बहुत बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसकी बात भी नहीं करते. फिर आते हैं प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट है स्पेसिफिक चार्ज. अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास रेशियो इतना रहता है, और बीटा पार्टिकल्स का इतना रहता है. ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और गामा पार्टिकल्स में चार्ज नहीं होता है, इसकी वजह से इनका स्पेसिफिक चार्ज भी नहीं रहता. And alpha particles is explained by the tunnel effect. Beta particles explained by neutrino hypothesis. And gamma particles are the transition of nuclei into ground energy level after alpha and beta decay. Transition of nuclei into the ground energy level after alpha and beta decay. ये इनको एक्सप्लेन करने के मेथड्स हैं. These are the methods to explain these rays. सिक्स्थ है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने अभी पीछे देखा था. डिफ्लेक्टेड बाय अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. गामा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय आल्सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट गामा रेज आर अनइफेक्टेड, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल. अब आते हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर, यही है सबसे खतरनाक चीज. तो अल्फा रेज जो होती है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अगर हम 1 बोले, तो उसके रिस्पेक्ट में बीटा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर होती है 100, और गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर कितनी होती है उसके 1 के रिस्पेक्ट में? 10,000. अब मैं इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपकी 30 सेंटीमीटर की अगर आपने स्टील की वॉल है, ये गामा रेज उस 30 सेंटीमीटर की स्टील की वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है. 30 सेंटीमीटर
थिकनेस वाली अगर स्टील की वॉल को लिया जाए, ये गामा रेज उसको पेनिट्रेट कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सन से डायरेक्ट हमारे पास गामा रेज डिस्कवर ट्रेवल होके अगर आ जाए हमारे अर्थ सरफेस पे, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो बहुत सारे प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है रेडिएशंस एमिटेड बाय द सन। तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपको ध्यान रखोगे तो अच्छा है। चलिए, ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर की बात होगी। इसके बाद आते हैं आयनाइजेशन पावर। ये तो चार्ज पे डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है? अल्फा के पास, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन का चार्ज है। तो इसकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी जाती हैं, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई कितने टाइम्स किससे ज्यादा है और कम है। ऐसा नहीं कि कोई आयनेशन पावर की कोई वैल्यू है, सिर्फ ये कंपैरिजन किया जा रहा है इन तीनों का। तो अगर हम गामा की आयनाइजेशन पावर 1 लें लीस्ट, तो उससे 100 टाइम्स होगी बीटा की, और उससे भी 1000 टाइम्स होगी, इसके भी 1000 टाइम्स होगी अल्फा की। फिर आते हैं वेलोसिटी। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी लिखी है? अराउंड 1.4 से लेके 2.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड रहती है। बीटा पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट, और गामा पार्टिकल एग्जैक्टली इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट। फिर उसके बाद है म्यूचुअल इंटरेक्शन विद मैटर। तो अल्फा जब किसी मैटर पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में आता है, इट प्रोड्यूसेस हीट। बीटा पार्टिकल आल्सो प्रोड्यूसेस हीट, but gamma particle produces the phenomena of photoelectric effect, Crompton effect, and pair production effect. These are the specific effects जो आपने पीछे कुछ केमिस्ट्री में और कुछ चीजें आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या था? कंपैरिजन। आपको ये नोट नहीं करना है, ये जब मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप घर पे आराम से इनको नोट कर लीजिएगा। इनके लिए पूरा कंप्लीट एक पेज छोड़ दीजिएगा, पूरा कंप्लीट एक पेज। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद आते हैं अल्फा और बीटा एमिशन कैसे वर्क करता है। तो जो अल्फा एमिशन होता है, अगर आप अल्फा एमिशन को समझना चाहते हैं, तो अल्फा पार्टिकल जब भी एमिट होता है, तो एक अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस, उसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल में से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी और एटॉमिक मास में 4 की। ठीक है, और जो यहाँ पर आपको एलिमेंट मिल होते हैं, इनको पेरेंट बोलते हैं जो एमिशन करता है, और जो आफ्टर एमिशन प्रोड्यूस होता है वी कॉल्ड इट डॉटर एलिमेंट। ठीक है, एक प्रॉपर एग्जांपल लिया मैंने, यूरेनियम 238 है, इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट किया, तो इसने क्या फॉर्म किया है? थोरियम 234। तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये पेरेंट एलिमेंट है, और उसका डॉटर एलिमेंट कौन है? थोरियम। ऐसे ही जब हम लोग बीटा एमिशन करते हैं, तो बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल क्या होता है? -1 बीटा 0 और -1 E0। एनी वन ऑफ द सिंबल यू कैन यूज। तो आप देख सकते हैं, जब यहाँ से बीटा पार्टिकल निकलेगा, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर की जगह -1 लिखा है। तो जब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा, और एटॉमिक मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। लाइक हमने यहाँ पे थोरियम 234 लिया था, इसमें से एक बीटा पार्टिकल एमिट कराया है, तो इसने क्या फॉर्म किया यहाँ पे? पोलोनियम 91 234। इसने यहाँ पर क्या फॉर्म किया? पोलोनियम 91 234। क्लियर है चीज? नोट कर लीजिए, ये अल्फा और बीटा एमिशन, ये आपको आना चाहिए। ये अल्फा एमिशन के बाद क्या होता है, बीटा एमिशन के बाद क्या होता है। आपके मन में ये आना चाहिए कि सर आपने गामा एमिशन नहीं बताया, गामा एमिशन क्या करता है। गामा एमिशन को अगर आप लिखते हैं, तो गामा एमिशन में आप लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग गामा एमिशन, गामा एमिशन से को यूज किया जाता है फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, फॉर यूज्ड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन।
गामा एमिशन से उसके न्यूक्लियाई पर एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो डॉटर एलिमेंट क्या बनेगा इस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। बट एनर्जी ऑफ रिएक्शन का पे किसका कंट्रोल है? गामा। तो गामा एमिशन यूज फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, ये प्योरली एनर्जी का टर्म है। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कराने के लिए। इसके बाद जब हम लोग ये तो था कि हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये पता किया कि वहां पर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस एमिट हो रही है। लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि हाउ मैनी रेडिएशंस एमिटेड इन अ गिवन टाइम इंटरवल, तो उसके लिए हमें एक काउंटर चाहिए होता है जो उस चीजों को काउंट करेगा। तो टू डिटेक्ट और काउंट रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हम लोग स्पेसिफिक काउंटर्स यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग ले सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड टू डिटेक्ट, मेथड टू डिटेक्ट और काउंट रेडिएशंस। ये जो आपने अल्फा और बीटा और गामा रेडिएशंस एमिट करते हैं उनको काउंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ मेथड यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड आप यूज करने वाले हैं, द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड गाइगर मूलर काउंटर, GIEGER, गाइगर म्यूलर काउंटर। आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना है कि ये कैसे वर्क करता है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये क्या काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू काउंट अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। इसको शॉर्ट में हम लोग जीएम काउंटर लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? जीएम काउंटर, यूज टू काउंट अल्फा एंड बीटा रेज और पार्टिकल्स। ये पहला काउंटर है हमारा। सेकेंड काउंटर हम लोग यूज करते हैं सिंटिलेशन काउंटर। सिंटिलेशन काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू डिटेक्ट गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशंस, ये गामा रेडिएशंस को यूज करके यूज काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये छोटा सा एक इंफॉर्मेशन है, इसको नोट कर लीजिए। ज्यादातर आपको जीएम काउंटर की का नाम लिया जाएगा आपके सामने। इसके बाद हम लोग कुछ और टर्म्स पढ़ने वाले हैं। वो सारे टर्म्स जो है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। तो मैं एक बार आपसे पूछूंगा, अगर आप लोग जानते हैं तो मैं उस पर ज्यादा समय स्पेंड नहीं करूंगा। मैं उनकी हेडिंग यहाँ पर लेता हूँ। अगर आपको अ, किसी को नहीं पता है कि व्हाट आर दोज टर्म्स, तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्लियर है चीज? सबसे पहला टर्म जो आप सुनेंगे वो है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जानते हैं आप लोग क्या होता है? आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज और आइसोटोप्स के बारे में बताए कोई? कौन बताएगा? जरूर सुना होगा आपने आइसोटोप्स के बारे में। सेम एटम काव्या, सर हाँ बताओ तो नहीं। सर एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर अलग रहता है। बिल्कुल सही है। तो ये तो आपने डेफिनेशन बता दिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है आइसोटोप्स की जो शायद आप पहले जानते हो नहीं जानते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग उनको नोट कर लीजिए। आइसोटोप्स की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पहला। सारे आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे रखा गया है। दे आर प्लेस्ड
at same position in periodic table। एक एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रखा गया है। जैसे कार्बन का कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तीनों को एक ही जगह पर रखा गया। तीनों का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर सेम है। आइसोटोप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहती हैं? दे हैव डिफरेंट क्या चीज डिफरेंट होता है इनका? फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ये एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि इनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेम व्हाट? केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। क्लियर? ये सब आपको याद रखना होता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आइसोटोप्स डिफर इन रेडियो एक्टिव नेचर एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हैवियर आइसोटोप में बी radioactive and lighter isotopes are more reactive। रिएक्टिव होना एक अलग चीज है, रेडियो एक्टिव होना एक अलग चीज है। एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ले लीजिए। हाइड्रोजन का सबसे लाइटर आइसोटोप है जिसको आप एक्चुअली हाइड्रोजन की तरह यूज करते हैं, प्रोटियम। दिस इज व्हाट? प्रोटियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटियम। और हाइड्रोजन का हैवीएस्ट आइसोटोप क्या होता है? ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो जो हैवीएस्ट आइसोटोप्स है वो रेडियो एक्टिव है, और जो लाइटेस्ट है वो मोस्ट रिएक्टिव है। यानी केमिकल रिएक्शन इससे होती है, इससे नहीं होती। यानी ये केमिकली इनर्ट होता है लेकिन रेडियो एक्टिव होता है, और ये केमिकली रिएक्टिव होता है बट रेडियो एक्टिव नहीं होता। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल आप फ्रेश पढ़ रहे होगे, ये सारी चीजें आप हो सकता है कि आपने पहले कभी सुना हो, लेकिन जो अब मैं बता रहा हूं ये आपने बिल्कुल कभी नहीं सुना होगा। आफ्टर decay of 1 alpha and 2 beta particle, after decay of 1 alpha and 2 beta particle, isotopes form। isotopes form। जैसे अब कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने सामने, कोई भी एक एग्जांपल बना लीजिए। यहाँ पर जैसे मैंने एक एलिमेंट ए लिया है, इसका एटॉमिक नंबर हमने Z ले लिया और यहाँ पर हमने एटॉमिक मास M ले लिया है। अब हम इसमें से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकाल देंगे तो एक नया एलिमेंट बनेगा B, जिसका एटॉमिक नंबर होगा Z-2 और एटॉमिक मास क्या होगा? M-4, है ना? ये लाइन सबको समझ में आ रही है ना मैंने कैसे लिखा ये? फिर इसमें से एक हमने बीटा पार्टिकल निकाला, क्योंकि हमें 2 बीटा निकाले, पहले एक निकाल रहे, तो हमें तीसरा एलिमेंट मिल रहा है C, और नया एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? Z-1, और एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया? यहां से एक और बीटा पार्टिकल निकाला, एक और बीटा पार्टिकल को यहां से एमिट कराइए।
तो एक और बीटा पार्टिकल एमिट कराएंगे तो ये यहाँ पे Z बचेगा और ये एक नया एलिमेंट D बनेगा और उसका एटॉमिक मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो आफ्टर 1 अल्फा एंड 2 बीटा एमिशन बना है, उन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गए, आइसोटोप्स। तो ये आइसोटोप्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। मैंने वो इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको बहुत क्लास 8 9 10 से आपको याद कराया जा रहा है। एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, नोन एज आइसोटोप्स। इसके बाद मुझे कोई आइसोबार्स की डेफिनेशन अपनी तरफ से बताए जो आप पहले से जानते हैं। एनीवन? Sir, different atomic numbers but same atomic weight. डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, बिल्कुल सही। और वो एटम सेम होंगे कि एटम डिफरेंट होंगे? Sir, different atom. डिफरेंट एटम्स होंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, atoms of different element having same mass numbers and different atomic number। जब हम different element बोल रहे हैं तो मतलब atomic number obviously different हो जाता है। करेक्ट, ठीक है। तो इसको भी आप वन बाय वन यहाँ पर इसकी भी प्रॉपर्टी सारी की सारी लिखना शुरू कर दीजिए। आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको याद करने में अच्छा लगेगा। एटम्स ऑफ different element have same mass number, same mass number, इनको बोला जाता है आइसोबार्स। पहली चीज, एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। 18 आर्गन 40, 19 K40, 20 CA40। तो इन सब में देख सकते हो एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? जब एलिमेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक ये कब बनता है आइसोबार्स? आफ्टर द एमिशन ऑफ वन बीटा पार्टिकल, आफ्टर एमिशन ऑफ वन बीटा पार्टिकल, आफ्टर एमिशन ऑफ वन बीटा पार्टिकल, आइसोबार्स फॉर्म। जैसे कि आपने एक हाइड्रोजन का ही आइसोटोप ले लेते हैं, 1H3 है, ठीक है। इसने एक बीटा पार्टिकल का एमिशन किया, तो एक बीटा पार्टिकल का एमिशन करेगा तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 बन जाएगा। और एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है? हीलियम का होता है, और एटॉमिक मास यही रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों का एटॉमिक मास सेम है, तो ये क्या हो गए आपके आइसो बार्स हो गए, है ना? ठीक है। हाँ इसके बाद एक और टर्म होगा जो आपको सुना होगा आपने कभी ना कभी, आइसोटोन्स। कौन बताएगा आइसोटोन्स क्या होते हैं? Sir, atoms of different elements with same number of neutrons. करेक्ट, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो हमारे लिए क्या हो गया? आइसोटोन्स। बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 1H3, और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पर 2He4। आप यहाँ पर देखो इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा?
आपको याद होगा न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता था, ए माइनस जेड। मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो आपको मिल जाता था आइसोटोन्स। ये तो काफी आसान था। चलिए इसके बाद ये कोई बताए आइसोडाइफर्स क्या होते हैं। व्हाट आर आइसोडाइफर्स, किसी को नहीं पता आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी आइसोडाइफर्स क्या होते हैं जिसमें n-p वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या हो गए, सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, आइसोडाइफर्स। कोई भी ऐसा एक एग्जांपल आप पिक कर सकते हैं। तो ये भी आपने टर्म कभी ना कभी पहले सुन रखा होगा आइसोडाइफर्स के बारे में भी। ऐसा कोई है जिसने कभी आइसोडाइफर सुना ही नहीं था? क्या होता है ये, आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुना है? बताइए भाई, आपने पहले सुना था ये चीजें? हाँ सर, लास्ट ईयर आपने हाँ टॉपिक सर, बताया था। फर्स्ट चैप्टर में जिसको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा उसको तो पता होगा। अब ये नहीं पता, मुझे याद नहीं कि अर्चित ने कितना बताया था, और जिसको मैंने पढ़ा होगा उसको मैं ये सारे टर्म ऐसे, इसमें और भी चीजें हैं, आइसो स्टर्स होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, बट वो उनका यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, एटम आ जाता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने यहाँ पर इसीलिए नहीं बोला। और आइसो स्टर्स क्या होते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, एटम्स की बात कर रहा है, वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। समझा मेरी बात? तो अभी दो और टर्म है लेकिन मैं उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्टर्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स having same number of electrons and isosters means having same number of atom as well as same number of electrons। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने पहले रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन किया, उसके बाद उसके पार्टिकल्स को कंपेयर किया, फिर उनका एमिशन देखा, एमिशन देखने के बाद रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे हमने उनको देखा। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिव सीरीज। तो if parent element is unstable then it will dissociate into daughter element, and if this daughter element is still unstable then it will again dissociate into new daughter element, and process continues till the formation of a stable element, and the series of element obtained from parent element to finally stable non-radioactive element is known as radioactive disintegration series. So we have basically four types of series. फर्स्ट है हमारा 4n+2 सीरीज, दूसरा 4n+3 सीरीज, थर्ड है हमारे पास 4n सीरीज, एंड फोर्थ है 4n+1 सीरीज। 4n+1 सीरीज। तो ये जो 4n+2 सीरीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेनियम सीरीज। 4n+3 सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्टिनियम सीरीज, एंड 4n सीरीज इज नोन एज थोरियम सीरीज, एंड 4n+1 सीरीज इज नोन एज नेपच्यूनियम सीरीज। इसके बाद इनमें से कौन सी सीरीज आर्टिफिशियल है और कौन सी नेचुरल है, तो यहाँ पे बताया गया कि 4n+2 एंड 4n+3 ये तीन आपके पास नेचुरल हैं, और एक आपके पास ये वाली 4n+1 क्या है, आर्टिफिशियल है। तो जल्दी से एक बार ये पूरा कॉपी कर लो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये टेबल याद रखिएगा, इसमें आपको याद क्या रखना है, कौन सी सीरीज नेचुरल है और कौन सी आर्टिफिशियल है, किसका फर्स्ट मेंबर क्या है, लास्ट मेंबर क्या। आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि यहाँ पर बीच में क्या बने थे।
हाँ, ये जरूर पूछेगा कि यूरेनियम सीरीज जब बनाया गया तो उसमें कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ था, 8 एंड 6। एक्टिनियम सीरीज में 7 4, थोरियम सीरीज में 6 अल्फा एंड 4 बीटा, एंड लास्ट है नेपच्यूनियम सीरीज, इसमें 7 अल्फा एंड 4 बीटा एलिमेंट्स का एमिशन किया गया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रेडियो एक्टिविटी सीरीज के लिए याद रखनी पड़ेंगी। चलिए अभी इसके बाद आते हैं हम लोग ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। नेक्स्ट है आपका ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। सोडी, फजान और रसल ने दिया था हमें ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो क्या था ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसको भी आप पॉइंट वाइज नोट कर लें कि इसमें क्या हो रहा था। तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, राइट डाउन, इसको आपको नोट करना है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल is emitted, तो आप देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल जब एमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर में 2 की डेफिशिएंसी आती है। तो एटॉमिक नंबर अगर 2 लेस हो जाएगा तो पीरियोडिक टेबल में वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, पीरियड्स में, अलोंग द पीरियड लेफ्ट साइड में, यानी 2 प्लेस पहले चला जाएगा। तो when an alpha particle is emitted, the new element formed is displaced two positions, to the left in the periodic table. ये पहला आपका ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है कि when बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, when a beta particle is emitted, when a beta particle is emitted, the new element formed, कोई सोच के बताया कि क्या होने वाला है, the new element formed is, बताइए भाई क्या होगा, न्यू एलिमेंट के साथ में क्या होगा अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा तो, भाई जब बीटा पार्टिकल निकलता था तो एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज हो जाता है। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड 1 पोजीशन टू दी राइट, डिस्प्लेस्ड 1 पोजीशन टू राइट और राइट इन पीरियोडिक टेबल। सिंपल सी चीज है, आपको कुछ भी नया नहीं इसमें बताया, बहुत लॉजिकल और बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अच्छा, और जब गामा रेडिएशन एमिट होता है तो उससे यहाँ पर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि गामा रेडिएशन प्योरली इनर्ट होता है, वो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये आपका वो पार्ट है जो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा ऊपर सब प्योरली थ्योरेटिकल जैसा था। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, ये हमें करना है। तो इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा, उससे आप कभी भी किसी भी एलिमेंट का फटाफट निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज एलिमेंट, पहले पेरेंट एलिमेंट ए था और डॉटर एलिमेंट बी है, ठीक है।
और पेरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो था वो स्मॉल ए है और इसका एटॉमिक मास बी रहा। ठीक, फिर हमने एक डॉटर एलिमेंट जो लिया उसका एटॉमिक नंबर हमने एज्यूम किया सी और उसका एटॉमिक मास हमने देखा डी था। और ये कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब यहाँ पर अल्फा और बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर्मूला आपका बनेगा, राइट डाउन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू आएगा बी माइनस डी बाई 4। दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इक्वल्स टू आएगा आपका बी माइनस डी बाई 2 माइनस ए माइनस सी। नोट कर लीजिए ये फॉर्मूले दोनों। ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके आप लोग नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल फाइंड करेंगे। तो मैं आपको अभी यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दे रहा हूं और आपको मुझे बताना है कि उनके पास कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया है, पेरेंट एलिमेंट है 90 TH 232 और इसका डॉटर एलिमेंट है 82 PB 208। तो इसमें बताइए कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने हैं और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितने हैं। करिए, सॉल्व करिए। अब बताओ जिसका आंसर है 6 और 4। 6 और 4 पहले वाले का आंसर। 6 और 4, 232 माइनस 208 24 4 6। ठीक है, ये 6 तो बिल्कुल सही है, 6 इज करेक्ट एंड 4 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। सेकंड नेक्स्ट वाले में आंसर 8 and 7। 8 तो ठीक है, लेकिन क्या दूसरा सही आया है आपका? सॉरी 8 और 5। हाँ, 8 and 5 इज करेक्ट, 8 and 5 इज करेक्ट। तो ये तो सिंपली आपको फॉर्मूला जो मैंने बताया, अगर आप ये याद रख सकते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर इन केस आप फॉर्मूला भूल भी जाएं तो फिर आप थोड़े बहुत लॉजिक से आप इसको आसानी से डिराइव कर सकते हैं इस रिलेशन को, और वहां पर आप सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए इस पे देखिए, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं तो मैं वो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में जो आए थे वो दे रहा हूँ, उसको आप लोग ट्राई करो जरा। इन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following elements is an isodiphers of uranium 235? ऑप्शन है आपके पास, एक है 82 PB 212, बी ऑप्शन है आपके पास 90 TH 231 और सी ऑप्शन है 83 बिस्मथ 209 एंड डी ऑप्शन है 91 PA 231। हाँ भाई बताइए, इसका फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया आपका? मेरे पास सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हो बैठ के? काव्या ने दिया है, अभिलाषा ने शेयर किया है। अभिलाषा तुम्हारा, अभिलाषा ने अच्छा पहले भेजा था प्रीवियस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का काव्या ने दिया है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दो बच्चों ने खाली, तीन बच्चों, तनया ने भी पहले भेज दिया था।
अभी खुशबू ने भी शेयर किया है, गुड। देखो इस वाले पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक हिंट है, आप वो याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए, आइसोडाइफर्स आर formed by alpha emission। तो आप इसमें से एक अल्फा निकाल दो, तो एटॉमिक मास में 4 कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा आपको? सेकंड वाला ऑप्शन। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपने वैसे लॉन्ग मेथड से किया, बट अगर आप ये लाइन याद रखोगे तो आप एक लाइन में कर लोगे। ये वाला तो जो पीछे मैंने फॉर्मूला बताया है उससे आंसर करना है। कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आएगा? तो मैं सीधे आंसर लिखने वाला हूं। आंसर इज 5। सबको आ गया है? गुड। चलिए अब इसके बाद यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। या उसको आप बुक से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़िए आप, उसको मैं लिखाऊंगा तो फिर वो अनेसरी बहुत टाइम लेगा। चलिए इसके बाद विन लिखिए नेक्स्ट। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये आप मतलब अगर आप जेई मेंस का पेपर आप क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको एडवांस का पेपर लिखना होता है, और एडवांस के पेपर में एक क्वेश्चन पिछले 3 साल से रेगुलर आ रहा है, बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप जितना अच्छे से समझ लेंगे अच्छा रहेगा। इसमें हम बहुत सारी चीजें जानेंगे भी और लिखेंगे भी, और वो याद भी रखनी है। मतलब आज की क्लास में आपने जो पढ़ा है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी आपने आज की क्लास में पढ़ा है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये वाला है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। जैसे आपको बोला गया है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अपने आप डिकम्पोज होता है, डिसइंटीग्रेट होता है और रेडिएशन एमिट करता है, और आफ्टर रेडिएशन एमिशन वो कुछ न्यू एलिमेंट फॉर्म करता है, और वो तब तक रेडिएशन एमिट करता रहता है जब तक कि एक स्टेबल न्यूक्लियस नहीं फॉर्म हो जाता। तो कैसे डिसाइड होता है कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल है और कैसे डिसाइड होता है कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है? तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। तो यहाँ पर देखो, एक वाई एक्सिस पर न्यूट्रॉन लिया गया है और एक्स एक्सिस पर प्रोटॉन लिया गया है। वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन है, एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन है। क्लियर? वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन और एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन। और यहाँ पर अगर आपका n बाई पी इक्वल्स टू 1 हो, n बाई पी इक्वल्स टू 1 हो, तो वो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, y इज इक्वल्स टू mx टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये जो डॉट लाइन से यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज शोइंग व्हाट? n बाई p इक्वल्स टू 1 ग्राफ। n बाई p इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि n इज इक्वल्स टू p हो जाएगा, और n इज इक्वल्स टू p होगा तो ये y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ हो जाएगा, जिसका स्लोप 1 होगा और थीटा 45 डिग्री एंगल पर होगा। ठीक है, तो ये n बाई p का ग्राफ है। इसी n बाई p के रेशियो से ही हम लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे।
if number of neutron is plotted against the number of proton, the stable nuclei lie within well defined region called zone of stability. जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो कहां पर लाई करेंगे, जोन ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जोन ऑफ स्टेबिलिटी ये शेडेड फॉर्म में दिखाया गया है, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ स्टेबिलिटी। कोई भी न्यूक्लियस इस जोन में अगर उसका n/p रेशियो आता है तो वो स्टेबल है, इसके बाहर कोई भी रीजन में आ रहा है तो वो क्या है, अनस्टेबल है। ये ग्राफ आपको क्लियर हो रहा है? अगर इस रीजन में आ रहा है कोई भी एलिमेंट तो वो हमारे लिए क्या है, स्टेबल है, इसको स्टेबिलिटी जोन बोलते हैं। और अगर उसका n/p का रेशियो इस जोन के बाहर आ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग उसको, अनस्टेबल जोन या जोन ऑफ अनस्टेबिलिटी। तो ऑल द न्यूक्लियाई फॉलिंग आउटसाइड दिस जोन आर इनवेरिएबली रेडियोएक्टिव and unstable in nature. Nuclei that falls above the stability zone has an excess of neutron. Nuclei that fall above the stability zone. Stability zone ये है जो न्यूक्लियस इस रीजन में आते हैं वो क्या है, उनके पास न्यूट्रॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है, while those lying below having more proton, और जो इस रीजन में होते हैं उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। क्लियर? तो ये इन्होंने n/p का रेशियो निकाला और उसी से इन्होंने स्टेबिलिटी को यहां पर डिटरमाइन कर दिया है। और जो भी स्टेबिलिटी जोन के ऊपर है वो भी अनस्टेबल है और जो स्टेबिलिटी जोन के नीचे है वो भी अनस्टेबल है। और वो स्टेबिलिटी जोन के ऊपर कब जाता है, जब उसके पास क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन। और स्टेबिलिटी जोन के नीचे कब आता है, जब वो उसके पास क्या आ जाता है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ पर आपको ये नंबर्स दिए हुए, आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि एटॉमिक नंबर 20 के आसपास के जो एलिमेंट होते हैं उनका n और p का रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, यानी वो किस रीजन में लाए करते हैं, इस वाले में n/p इक्वल्स टू 1 में आके लाए करते हैं। क्लियर? और उसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ वहां पर कुछ मॉलिक्यूल आपके स्टेबिलिटी जोन में मिलेंगे और कुछ मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी जोन में मिलेंगे। पहले आप ये वाला ग्राफ बना लो अपने पास एक जगह, बस इसका ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आपको ये ग्राफ याद रह गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा फटाफट समझ जाओगे। हाँ सर, हो गया। चलिए, तो देखिए अब ये तो यहाँ पर बताया गया है कि n/p रेशियो से एक स्टेबिलिटी जोन बनाया गया। ये स्टेबिलिटी जोन जो होता है 1 से लेके 1.5 के आसपास लाई करता है। n/p रेशियो 1 to 1.5 के आसपास रहता है, उसी को स्टेबिलिटी जोन बोला जाता है। कोई भी एटम, कोई भी न्यूक्लियस, बल्कि इवन यू कैन से न्यूक्लियस ज्यादा बेटर टर्म है, कोई भी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी क्यों करता है, रेडियो एक्टिविटी करने के पीछे उसका पर्पस क्या है, रेडियो एक्टिविटी करने के पीछे उसका सिंपल सा एक ही मोटिव है जो सबके लिए होता है, टू बिकम स्टेबल। वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करता है, टू बिकम स्टेबल। सिंपल सा लॉजिक है। उसके लिए वो क्या करता है, स्टेबल होने के लिए सम ऑफ द रेडिएशन एमिट करता है और रेडिएशन एमिट करके अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। उसके लिए वो कुछ एडजस्टमेंट करता है। वो एडजस्टमेंट क्या होते हैं, वही एडजस्टमेंट वही है आपके रेडिएशंस हैं, उन्हीं को वो एडजस्टमेंट कॉल कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको दो तरह के एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। एक तो आपका कैटेगरी ऑफ एलिमेंट आपको देखने को मिलता है नंबर 1, whose n/p ratio is higher। आपको एक कैटेगरी ऑफ एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसमें कि n/p रेशियो इज हायर,
यानी जो n/p रेशियो से ऊपर वाले रीजन में लाई करते हैं, ऐसे एलिमेंट अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए क्या करेंगे, वो अपने n/p रेशियो को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, और ड्रॉप करने के बाद वो उसको स्टेबिलिटी जोन में ले आने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे अपने आप को ड्रॉप करेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ सोचो, क्या वैल्यू n और p में से चेंज किया जाए कि वो n/p रेशियो ड्रॉप हो जाए। और सर प्रोटॉन्स इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोटॉन इंक्रीज कर दीजिए, करेक्ट। तो प्रोटॉन इंक्रीज कैसे किए जाएंगे, आप उसका प्रोटॉन कैसे इंक्रीज करते हैं। तो प्रोटॉन इंक्रीज जब भी हमें करना होता है तो इंक्रीज ऑफ प्रोटॉन इज डन बाय एमिशन ऑफ बीटा रेज ऑलवेज। ये एक लाइन आपको जाननी पड़ेगी कि प्रोटॉन कैसे इंक्रीज किया जाता है। प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। राइट डाउन, यहां पर लिख लीजिए, व्हेन न्यूट्रॉन emits when neutron emits beta particle, it produces what, proton। यानी एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन कब एमिट करेगा, जब वो क्या करता है, एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है। यानी अगर हमें n/p रेशियो हमारा हायर है और उसको हमें ड्रॉप करके स्टेबिलिटी जोन में लाना है, तो हमें प्रोटॉन इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्रोटॉन कैसे इंक्रीज होगा, वहां पर जो न्यूट्रॉन है वो क्या करेगा, अपने आप को स्टेबिलिटी जोन में लाने के लिए वो वहां से बीटा एमिशन करेगा। और वो जैसे ही बीटा एमिशन करेगा, वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिक्रीज करेगा। जैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिक्रीज करके और प्रोटॉन इंक्रीज करता है, वहां पर n/p रेशियो आपका ड्रॉप होना शुरू कर देता है, और तब तक ड्रॉप करता रहेगा जब तक कि वो स्टेबिलिटी जोन में ना आ जाए। जैसे एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कार्बन 14। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक बीटा पार्टिकल का एमिशन करेगा। तो जरा बताइए, एक बीटा पार्टिकल के एमिशन के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, 7। 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का। और यहाँ पर देखो एक स्टेबल मॉलिक्यूल मिल गया है, किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, अब जरा इनके n/p रेशियो निकाल के देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि n/p रेशियो पर क्या हुआ। तो 6C14 का अगर n/p रेशियो देखेंगे तो ये 8/6 है। ठीक है, और 7 और 14 का अगर हम n/p रेशियो देखेंगे तो ये 1 है। तो आपने देखा कि n/p रेशियो, इसको सॉल्व कर लो तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.3 आता है। 1.3 से ड्रॉप होके कहां पर चला गया, 1 पे चला गया। जैसे ही 1 पे गया वो स्टेबिलिटी जोन में आ गया। समझा। तो कोई भी एटम क्यों वहां पर n/p रेशियो हमें क्या हेल्प करता है, n/p रेशियो हमें ये हेल्प करता है कौन सा एलिमेंट आपका रेडियो एक्टिव है और कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, ये डिटरमाइन करने में। कैसे, आपने उसका n/p रेशियो निकाला, अगर वो 1.5 के आसपास या उससे ग्रेटर आता है या फिर 1 से लेसर आता है, तो हमारे लिए वो क्या है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, यानी वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। अब वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब रेडियो एक्टिविटी में वो क्या परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा, अब डिपेंड करेगा कि अगर n/p रेशियो उसका हाई है तो उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने के लिए वो बीटा एमिशन वहां पर परफॉर्म करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी के पास, कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है, कोई कुछ भी बताना चाहता है, कोई कुछ भी शेयर करना चाहता है। तो सर चलिए, तो फिर इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, एक एलिमेंट दे देगा, पूछेगा कि इस n/p वैल्यू नहीं बताएगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पर बीटा एमिशन होगा या कुछ और होगा।
तो अगर वो 1 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो आपको हमेशा बीटा एमिशन करना है, और 1 से अगर लोअर वैल्यू आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, वो सेकंड वाला केस है हमारा। तो कम टू सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है, N/P रेशियो इज लोअर। अगर N/P रेशियो अगर लोअर है तो उस केस में हमें क्या थिंक करना पड़ेगा, उस केस में हमें N/P वैल्यू बढ़ाना है। N/P वैल्यू कैसे बढ़ती है, या तो हम प्रोटॉन कम कर दे या फिर हम न्यूट्रॉन बढ़ा दे, दो में से एक चीजें हमें करनी होगी, या तो हम प्रोटॉन कम कर दे या फिर हम न्यूट्रॉन बढ़ा दें, है ना। तो वी हैव थ्री वेज बाय विच वी कैन लोअर द N/P, we can increase the N/P ratio. We have three ways to achieve stability. यहाँ पर लिख लीजिए, we have three ways to increase N/P ratio. N/P रेशियो को बढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल कितने मेथड्स हैं, वी हैव 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग emission of alpha rays. First method is what, emission of alpha ray, या फिर आप अल्फा एमिशन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा एमिशन अगर हमने किया तो वहां पर वो N/P रेशियो इंक्रीज कर जाता है। कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है 92 यूरेनियम 238, ठीक है। इससे अगर आप अल्फा एमिशन करिए, इससे जब हम लोग अल्फा एमिशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक नंबर 90 किसका था, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, थोरियम का, और यहाँ 238 में 4 डिक्रीज हो जाएगा, इट विल फॉर्म 234। ठीक है, जरा इनका N/P रेशियो चेक करते हैं। तो इसका N/P रेशियो कितना आएगा, न्यूट्रॉन हो गया 146, प्रोटॉन हो गया 92, तो ये अप्रोक्सीमेटली है 234 माइनस 90 किया तो 144 अपॉन 90, तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1.6। तो जब हमने अल्फा एमिशन किया तो भी यहाँ पर क्या हुआ है, उनका N/P रेशियो इंक्रीज हो गया है। तो N/P रेशियो अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसका क्या तरीका है, पहला मेथड है अल्फा एमिशन। नोट कर लीजिए, दिस इज द फर्स्ट मेथड जो हम अचीव करेंगे N/P रेशियो को इंक्रीज करने के लिए। ध्यान रखना, ये वाला जो प्रोसीजर होता है ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में आपको देखने को मिलता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद सेकेंड जो मेथड हमें यूज करना है वो है हमारा पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन को शुरू करने से पहले तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इटसेल्फ क्या है। पॉजिट्रॉन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1 E0। तो इसका सिंबल क्या होगा पॉजिट्रॉन का, पॉजिट्रॉन का सिंबल हम लोग +1 E0 लिखेंगे, या फिर अब बीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं तो +1 बीटा 0। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर। तो ये पॉजिट्रॉन एमिशन आपको कब देखने को मिलता है, व्हेन न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन।
when neutron changes into proton, when neutron changes into proton, then आपका positron emission, सॉरी इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है. when neutron changing into proton, तो आपको वहां पर बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है. लेकिन जब प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में इनसाइड द न्यूक्लियस, तो वो क्या करता है, वो पॉजिट्रॉन का एमिशन करता है. ठीक है, तो पॉजिट्रॉन का एमिशन कब देखने को मिलता है, व्हेन प्रोटॉन चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन. आपने पीछे अभी देखा था, हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे किया था, यहाँ पर आपने देखा था कि जब हमने न्यूट्रॉन चेंज हो रहा था किसमें, प्रोटॉन में, हमें प्रोटॉन का नंबर बढ़ाना था, तो हम न्यूट्रॉन से प्रोटॉन गए, और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन जाने का तरीका क्या है, बाय द लॉस ऑफ और एमिशन ऑफ बीटा. ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, उल्टा करना है, हमें प्रोटॉन कम करना है और न्यूट्रॉन इंक्रीज करना है. तो प्रोटॉन कम करने के लिए प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में चेंज करेगा, सो दैट न्यूट्रॉन का नंबर इंक्रीज करे. उसके लिए वो पॉजिट्रॉन का एमिशन करता है, उसके लिए वो क्या करेगा, पॉजिट्रॉन एमिशन करेगा. तो पॉजिट्रॉन एमिशन को एक एग्जांपल से देख लेते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 7n13, इट एमिटेड पॉजिट्रॉन. तो इसके एटॉमिक नंबर में 1 का डेफिशिएंसी होगा, तो ये 6 बनेगा. 6 किसका एटॉमिक नंबर है, कार्बन का. एटॉमिक मास विल रिमेन सेम. तो आपको कुछ इस तरह का एलिमेंट मिलेगा. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये n/p रेशियो कितना है, इसका n/p रेशियो निकालिए इसका भी. यहाँ पर 13 - 7 कितना आया, 6, और प्रोटॉन है 7, तो ये बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, 0.85 के आसपास. अब जरा इसका n/p निकालिए 6c13 का, तो ये आता है 7/6, दैट इज 1.1 के आसपास, कुछ ऐसा आएगा. तो आपने देखा ये 0.85 से इंक्रीज करके 1.16 में चला गया है रीजन में. ठीक है, और पॉजिट्रॉन एमिशन के बारे में ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है. क्योंकि ये आपके पॉजिट्रॉन जो होते हैं, ये नॉर्मली एग्जिस्टिंग फंडामेंटल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में नहीं आते. नॉर्मली जो आपके अल्फा, बीटा, गामा मिलते हैं वो नहीं है, ये बिल्कुल एक नया आपने पार्टिकल देखा है. तो ये रेडियो कब मिलेगा, जब आप आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. फिर थर्ड मेथड है हमारे पास. थर्ड मेथड इज बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बाय द के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या हो गया, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. फिर उसके बाद ये के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या करता है वो बाद में देखेंगे. पहले तो होता क्या है ये के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. इन सम न्यूक्लियाई द न्यूक्लियस में कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल. के शेल आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोजर वाली शेल को बोलते हैं हम लोग के शेल. तो इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियस में कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल. The vacancy created in K shell is filled by the electron present in higher shells. और हायर शेल से जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में जंप करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज करता है, एनर्जी. अब वो एक्चुअली एनर्जी एक्स रेस की पोटेंशियल की होती है, यानी एक्स रेस का जितना वेवलेंथ होता है उस एनर्जी की वहां पे फोटोन वो एमिट करेगा. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. द प्रोसेस इज नोन एज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. तो मैं लिख भी देता हूं क्योंकि बिल्कुल सिमिलरली आपसे के इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, बट आपको वहां पे लिखा नहीं होगा कहीं पर भी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, लेकिन वो होगा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. देखिए कैसे वर्क करता है. इन सम न्यूक्लियाई, इसको आप जरूर अच्छे से लिख लीजिए, ये आपकी बुक में नहीं लिखा है. इन सम न्यूक्लियाई
द न्यूक्लियस में कैप्चर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम K shell. K shell is the nearest shell of nucleus. That's why वो वहां से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो वहां पर क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट होगी. द वैकेंसी क्रिएटेड is filled by electrons from higher energy shell. जो आपके LMNOP जो हायर एनर्जी के शेल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन से इसको फिल किया जाएगा फ्रॉम हायर एनर्जी शेल. और आपको पता है कि जब एक हायर एनर्जी का शेल एक लोअर एनर्जी के शेल में इंटर करेगा तो वो क्या करता है, वो एमिशन करता है किसका, फोटोन का. और वो फोटोन का जो एनर्जी होगा वही यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी शेल give rise to characteristic X-ray. यानी वो जो आपके फोटोन एमिट होंगे वो फोटोन का जो एनर्जी लेवल होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्सरे की रेंज में होगा. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. This process is known as K electron capture. ये था आपका K इलेक्ट्रॉन कैप्चर. अब इसको हमें यूज करना है यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन करने में. तो जैसे अभी एक हमारे सामने एग्जांपल है, गोल्ड का एटम है. ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा. गोल्ड का न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा. एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 78, विच इज प्लेटिनम. और एटॉमिक मास वही रहेगा 194. तो इस प्रोसेस में अगर हमने यहाँ पर N/P रेशियो इसका देखा तो ये हमें कितना मिलता है, 115 डिवाइड बाई 79, तो ये मिलेगा 1.45. और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 116 डिवाइड बाई 78. तो ये बहुत थोड़ा सा इंक्रीज किया है 1.48 में. ठीक है, तो ये सारे आपके प्रोसेस थे न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज डिसाइडेड बाय N/P रेशियो. और कोई भी न्यूक्लियस क्यों रेडियो एक्टिविटी करता है, टू अचीव स्टेबिलिटी. और वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकता है, तो वहां पे हमें उसका N/P रेशियो देखना पड़ेगा. इफ N/P रेशियो इज हायर देन स्टेबिलिटी जोन, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इफ N/P रेशियो इज हायर देन स्टेबिलिटी जोन, तो उस केस में वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने के लिए न्यूट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या फिर कह सकते हो कि बीटा पार्टिकल एमिट करता है. तो बीटा एमिशन किया जाएगा वहां पर. और इफ N/P रेशियो इज लोअर देन स्टेबिलिटी जोन, तो उस केस में उसको N/P रेशियो इंक्रीज करना है. मतलब वहां पर उसको क्या करना है, न्यूट्रॉन इंक्रीज करना है और प्रोटॉन डिक्रीज करना है. उसके लिए वो क्या करेगा, अल्फा एमिशन कर सकता है, पॉजिट्रॉन एमिशन कर सकता है, एंड थर्ड थिंग इज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है. ये 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होती है जो आपको देखने को मिलेंगी. तो ये जितना मैंने अभी बताया ना, ये ही वो चीज है जो आपको एग्जाम में डिफरेंट आपके लिए करेगी. यानी एग्जाम में सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इनमें से. चलिए, तो ये पूरा हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मैंने थ्योरेटिकल पार्ट एक साथ में एक ही क्लास में खत्म कर दिया.
ठीक है, अब हमारा जो सबसे मेन टारगेट है वो होगा, अब मेन नहीं कहेंगे, अब कह सकते हो कि रिमेनिंग टारगेट जो बचा हुआ है वो है केमिकल काइनेटिक्स, यानी जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अमाउंट, कंसंट्रेशन, नंबर, ये सारा कैलकुलेट करने को आता है, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ वगैरह। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी सैटरडे को होगी, सैटरडे वाली क्लास में मैं आपको ये इसी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन है, जो काइनेटिक्स पार्ट है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा उस दिन। ठीक है, तो इसको आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।